हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। प्रश्न है आज का टॉपिक कि बैलन डी ओर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पुरस्कार का संबंध है फुटबॉल की फील्ड से। ठीक है, जैसे क्रिकेट में काफ़ी सारे पुरस्कार होते हैं, तीरंदाजी में कई सारे पुरस्कार होते हैं और भारत में भी कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से बैलन डी ओर जो पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है जो उस पूरे वर्ष में रहा होता है। ठीक है, तो 2024 का जो ये पुरस्कार मिला है वो इन दो पर्सन को मिला है। तो आपको बस केवल इनका नाम याद रखना है कि रोड्री क्लिंचेस जो कि मैन में मतलब इनको मिला है, और बोन माती इनको क्या कहते हैं मिला है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि रोड्री और एताना बोन माटी ठीक किससे संबंधित है, फुटबॉल से। बाकी आपको नहीं याद रखना है। खास बात यह है कि लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं उनको अब तक सबसे अधिक बार ये पुरस्कार मिला है। और लियोनल मेसी को ही क्या कहा जाता है, गॉड। गॉड का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये आपके मास्टर का सबसे फेवरेट इंसान है क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही अलग है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा डोनेट करता है कि, और इतना विनम्र स्वभाव है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि ये वो व्यक्ति है जो एक ज़माने में बिल्कुल दुनिया कह रही थी कि नहीं यार अब तो इसका सूर्य उदय होगा ही नहीं। सब लोग मानते थे कि यार अब तो ख़त्म, लेकिन जो कमबैक किया इस पर्सन ने वो गजब है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार इस पुरस्कार को जीता और लियोनल मेसी ने 8 बार। बाकी आपको याद नहीं रखना है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब किसको मिला है ना, महिला क्लब ऑफ द ईयर किसी को नहीं, ये नहीं याद रखना है। आप बस चुपचाप इसको पढ़ लो। ठीक है, यही 2-3 चीज़ें, बाकी आपसे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में दी गई सूचना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपको बायो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल दे दे, उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट वहाँ पे बायो से लिए दिया गया हो और तीसरे पॉइंट में दे दे कि भारत में पहला जो इंस्टीट्यूट है वो मोहाली में। जैसे आपको याद होगा कि 2018 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था जैविक खेती को लेकर, और वहाँ सिक्किम को फैक्ट के रूप में दे दिया था कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जैविक खेती को अपनाया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट के रूप में बस याद कर लो कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मोहाली में इस्टेब्लिश किया गया। बाकी ब्रिक नाबी क्या है, इसका क्या परिचय है, इसको बस पढ़ लो, आएगा नहीं। ठीक है, तो केवल आपको यही लाइन बस याद रखनी कि मोहाली में इस इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। पर्पस क्या होगा, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा कि रोग प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, जैव उर्वरकों की बात की जाए, जैव पीड़क नाशक की बात की जाए, मतलब जो जीवों को समाप्त करने में या उनकी उद्भव होने में मदद ही ना करें, मतलब फसलों को बचाएं एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा जारी किया गया। WMO के बारे में आपको बेसिक फैक्ट ये याद रखना है कि ये UN की बॉडी है। दूसरी बात, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। तो अगर सिंपल सा आएगा कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा, तो WMO के द्वारा और UN की बॉडी है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है आपको। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में क्या क्या फैक्ट हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको याद नहीं रखना है। ठीक, लेकिन आप में से अधिकांश बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर ये ग्रीन हाउस क्या है। देखो, नाम इसका बड़ा प्यारा है, नाम में ग्रीन लगने से इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में ये इकलौता मैंने अभी तक शब्द देखा है जिसके नाम के विपरीत कार्य है। समझ गए? जैसे आपको और कहीं ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, बायो मिलेगा, फाइटो मिलेगा, लैक्टो मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि इसका ये काम होगा, लेकिन ये अपोजिट काम करता है। मतलब ये एक तरीके से जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसको कंबल की तरह ढक लेता है और ढकने के बाद क्या करता है, उसको हीट कर देता है।
और हीट करने से क्या होता है कि हम जैसे मनुष्यों को दिक्कत होने लगती है, हमारा जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है। और सीधी सी बात है, जब ये ढक्कन की तरह गर्म अंदर सब कुछ कर देगा तो जो हमारे शीतलन प्रदेश हैं, जो बर्फीले प्रदेश हैं, जो अंटार्कटिका है, वो क्या होगी, पिघलने लगेगी, चोटियाँ पिघलने लगेंगी। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पानी के लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो छोटे छोटे आइलैंड है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कुछ ऐसे ही काम करता है। अब ये गर्म होता कैसे, तो ये गर्म होने के कई कारण हैं। इसमें मानवीय कारण भी जिम्मेदार है और प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है। प्राकृतिक का मतलब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है। मानवीय का मतलब जो प्रमुख गैसें हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ठीक है, N2O जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, H2O हालांकि ये उतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं करती क्योंकि ये कम समय तक रहती है, H2O मतलब जलवाष्प, ठीक है। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC का मतलब परफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत उत्सर्जित होती हैं, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। ये क्या करती हैं, ये इसको हीट करती हैं। अब यहीं पे ये बात लिखी हुई है कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडलीय गैसें जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोकती हैं। सीधी सी बात है, ऐसा कंबल बना लेती हैं तो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो रुक जाती है, वो बाहर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। अब बात है कि इसको किसने जारी किया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, WMO ने जारी किया। मतलब अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं ना, वो अब सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इतनी देर में जितनी चीज़ें मैंने बता दी, अब ये डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी आदत देखो नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ। मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चे को ना ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा समझ जाए कि हाँ यार कुछ पढ़ा है हमने। अब एक एक लाइन पढ़ाओ तो वो रिदम नहीं बनता है। ठीक, तो आपने देखा कि GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वायु सांद्रता। वायु सांद्रता का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है एक तरीके से गाढ़ापन। ठीक है, मतलब सांद्रता वास्तव में ठोस द्रव गैस अवस्था जब पढ़ोगे तो ठोस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं वो इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इनकी सांद्रता अधिक है। द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, साइंस में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। और गैस में क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस में सांद्रता काफ़ी मतलब वैसी होती है, कम होती है। ठोस में सांद्रता ज़्यादा होती। तो यही चीज़ वायुमंडलीय सांद्रता को लेकर है कि वायुमंडल में गैसें काफ़ी नज़दीक आ जाती तो हीटनेस बनती है। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना। यही दूध गर्म करते समय, पानी गर्म करते समय आप देखोगे। बाकी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लिखा है ना, गैसों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि। देखो साइंस में क्या खूबी है ना, हिंदी माध्यम के बच्चे को साइंस आ सकती है, बशर्ते पढ़ाने वाला अध्यापक उन शब्दों को क्या करे, ट्रांसलेट कर दे उसकी लोकल लैंग्वेज में। अब मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया गाढ़ा, तो अब धरती में कोई आपसे पूछे सांद्रता का क्या मतलब है, आप कहोगे गाढ़ा होना, मतलब बिल्कुल डेंस होना। अब बता दोगे, और वैसे पूरी ज़िंदगी रटते रहोगे सांद्रता सांद्रता सांद्रता। मैं खुद रटता रहा हूँ, मेरे टीचर ने खुद ही नहीं सिंपल वे में बताया। ठीक है, खैर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से एमिट होती, ये आप पढ़ लेना, आपसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और वैसे भी आएगा तो जो प्रदूषण का चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट के फाउंडेशन कोर्स में, वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, मीथेन के बारे में आपको पता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है UPSC में, है ना, कि मीथेन कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होती है, तो ये आप देख लेना। मवेशी पालन का मतलब जानवरों को पालना। अब मवेशियों से कैसे निकलता, मवेशी जो पोटी करते हैं, गोबर, ठीक है, या उन्होंने सूसू किया, या जब वो चारा खा रहे होते हैं, चारा खाने के बाद वो जब जमुहाई लेते हैं तो उनके मुंह से जो निकलती है वो मीथेन ही होती है एक तरीके की। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी कहाँ से निकलती है, आप देख लेना। जल वाष्प H2O। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि GHG कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैस के हैं कौन कौन सी हैं, तो जो मैंने लिस्ट बताई है उन्हीं को आप लिख लेना, वही ये हैं। ठीक, ये यहाँ पे याद रखना जलवाष्प को लेकर कि ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये कुछ दिनों तक ही रहती है। कहने का मतलब इसकी जो खतरे की घंटी है वो काफ़ी कम है, इसकी जो टाइमलाइन है वो काफ़ी कम है, शॉर्ट है। ठीक है, औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैसें मतलब जो इंडस्ट्री से निकलती हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब ये यहाँ पे बेसिक आप दे सकते हो कि SF6 का ग्रीन हाउस, है ना, जो क्षमता है वो CO2 से 23,000 गुना ज़्यादा है। ये नहीं पूछेगा आपसे।
क्लियर। तो इतनी बातें आपको बस यहाँ याद रखना है। अब ये WMO के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि WMO क्या है। ये UN की एक बॉडी है, ठीक है। इसमें 193 कंट्री मेंबर हैं, ठीक है। खास बात ये है कि भारत भी इसका मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और बात बता दें, दिमाग में फिट कर लेना कि लगभग जितनी भी UN की बॉडी हैं या जितनी भी इन्वायरमेंट की बॉडी हैं, भारत उनका सदस्य होता ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। आज मैं दोपहर में खाना खा रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई ऐसे ही, क्योंकि मैं खाना खाता हूँ तो सोचता बहुत हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी होता हूँ सोचता रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा यार पूरा विश्व जो है वो मिसाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम ही करता है। लेकिन भारत जो है वो मिसाइलें बहुत कम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करता है, या जितने भी हथियार हैं बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। और जिनको करते भी हैं तो हमारे जो पैसिफिक रीजन के, या कह सकते हो जो एशिया पैसिफिक के जो रीजन के देश हैं, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, ऐसे जो देश हैं इनको करते हैं और एक लिमिटेड मात्रा में करते हैं। ऐसा क्यों, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जो है वो बुद्ध की धरती है। भारत का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम हथियारों का एक्सपोर्ट करें, मतलब खूब ज़्यादा हथियार बनाएं और उनको विदेशों में सप्लाई करें और लोगों को लड़ाएं। भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि भारत युद्ध की जगह बुद्ध को चुनता है, भारत युद्ध की जगह शांति को चुनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे इंटरव्यू वाला अगला क्वेश्चन पूछेगा तो भारत खुद के लिए क्यों बनाता है फिर, तो आप ये कह सकते हो कि भारत अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बनाता है। और भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें यही उसका कोट है, मतलब उनका जो मेन थीम है, मेन सिद्धांत है कि हम अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इसलिए नहीं बनाए हैं, ठीक है, कि हमें किसी पे हमला करना है। और वैसे भी आप देखो ना नाम में क्या आ रहा है, डिफेंस, ठीक है। हम डिफेंस करना है हमें, कि दूसरा अगर हम पे हमला कर रहा है तो उससे बचना है, इसलिए हमने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो साधु संत और महात्माओं वाले देश हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो आप अपना ये ना लगा देना भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के जो फालतू की चीज़ें आप कर दोगे कि भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत में पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, और ये जबकि ये लाइन कहीं आएगी नहीं। और ये उत्तर जब आप दोगे ना तो मुझे जहाँ तक पता है कि परीक्षक थोड़ी देर के लिए तो सोचेगा, क्योंकि उसको ऐसा उत्तर आपसे उम्मीद नहीं होगी, ठीक। खैर कोई बात नहीं, इतनी बातें समझ के जब इंटरव्यू आएगा तब तक मैं बहुत कुछ आपको सिखा चुका हूँगा। संरचना क्या है आपसे नहीं पूछेगा, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्षेत्रीय संघ इसमें शामिल, ये भी नहीं पूछेगा। बस जितने फैक्ट थे WMO को वो मैंने आपको बता दिए, आपको बस वही याद रखना है। हेडक्वार्टर बस याद कर लेना कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। खास बात और है कि ये और भी कई रिपोर्ट जारी करता है, जैसे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और GAW रिपोर्ट और ओजोन बुलेटिन, ठीक है। तो ओजोन बुलेटिन पे क्वेश्चन आ जाए, GAW पे भी क्वेश्चन आ जाए रिपोर्ट पे, तो आपको याद रखना है। अब GAW क्या है आपको दिखाते हैं, ठीक है। GAW वास्तव में एरो क्या कहते हैं से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, मतलब एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जो वायुमंडलीय संरचना और प्राकृतिक और मानवीय प्रभावों के कारण जो डिस्टरबेंस होता है पूरे विश्व में, उनके डेटा को एकत्र करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि GAW क्या है, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप बता देना कि इसकी भी रिपोर्ट कौन जारी करता है, WMO। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब जो ये रिपोर्ट आई थी इसके कुछ फैक्ट हैं, मैंने यहाँ पे फैक्ट इसलिए दिए हैं ताकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को, तो वहाँ पर आप अपने फैक्टों के जरिए अपनी बात को ऑथेंटिकेट कर सकें, ठीक है। तो पता हो कि 1990 के बाद से ग्रीन हाउस गैसों में होने वाली वार्मिंग प्रभाव में 51.5% की वृद्धि हुई, CO2 81% इंक्रीज हुआ। 2023 में क्या हुआ कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें सबसे ज़्यादा लेवल पर वृद्धि हुई, ठीक है। आप देख ही रहे हो युद्ध हो रहा है, मतलब रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है। मतलब मैं एक चीज़ सोच रहा था अब की दिवाली, क्या सोच रहा था मैं दिवाली में, ये सोच रहा यार हम लोग पटाखे छुटाते हैं, ठीक, तो दुनिया को लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा, फलाना हो रहा, और ये जो दिवाली हमसे पहले पूरे वर्ष मना रहे हैं इजराइल वाले, ईरान वाले, लेबनान वाले, फिलिस्तीन वाले, है ना, यूक्रेन वाले, रसिया वाले, क्या ये कम दिवाली नहीं है?
उनकी 10 रॉकेट और हमारे पूरे भारत का दिवाली का रॉकेट बराबर ही होता है प्रदूषण। समझ गए? ये लोग नहीं सोचते हैं। और प्रदूषण ऐसा तो है नहीं कि इजराइल का प्रदूषण इजराइल में ही रहेगा, पूरे ग्लोबल में भी तो जाएगा। ये नहीं सोचते हैं। यही हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस है वेस्टर्न की, कि वो इंडिया वालों को और ईस्टर्न वालों को मूर्ख समझते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि CO2 की वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये शब्द एल नीनो। एल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है? देखो, एल नीनो को अल नीनो भी बोला जाता है, ठीक है, और एल नीनो भी बोला जाता है, तो दोनों बोले जाते हैं। ठीक है, ला नीना, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अलग क्या चीज़ है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, देखो वैसे क्या होता है कि मौसम में एक सामान्य परिस्थिति होती है। सामान्य परिस्थिति का मतलब जैसे एक नॉर्मल मौसम हो, ठीक है, कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आता है, या आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, तो डिस्टरबेंस आता है तो आप नीचे जाते हो, खुशियाँ आती तो आप ऊपर करते हो। ठीक, लेकिन नॉर्मल चलती है तो स्ट्रेट होती है। ठीक है, उसी तरीके से एल नीनो ला नीनो है। सिंपल रहता है तो वो नेचुरल रहता है। ठीक है, और जो ही डिस्टरबेंस हुआ तो या तो एल नीनो होगा या तो ला नीनो होगा। अब आपके मन में होगा एल नीनो क्या है? एल नीनो वास्तव में पैसिफिक का जो क्षेत्र है, चाहे ला नीनो या एल नीनो, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका मान लो नॉर्थ अमेरिका हो, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे आपका एशिया का रीजन या साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, तो ये हो गया आपका पैसिफिक। ठीक है, प्रशांत महासागर। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, चलो मैप में ही आपको दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो आप सबसे पहले मैप को, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये हमें देखना है, तो देखो या तो इधर आप चले जाओ ईस्ट की ओर, ठीक है, और या ऐसे आप घूम के सीधे वेस्ट की ओर आओ। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक, एल नीनो और ला नीनो की घटना वास्तव में इस फील्ड से लेके, ठीक है, इस फील्ड से लेके इसके बीच में, मतलब एशिया के बीच में पूरी होती है। ठीक है, जो ईस्ट एशिया है और जो ये हमारा वेस्ट वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का है, इसके बीच में होती है। ठीक है, तो ये वास्तव में घटना क्या है? ये घटना ऐसी है कि यहाँ पर जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पे टेम्परेचर हीट हो जाता है, मतलब यहाँ का पानी जब गर्म हो जाता है, इस जगह का ध्यान से देखना, साउथ अमेरिका का जब पानी गर्म हो जाता है तो इस घटना को हम कहते हैं क्या? एल नीनो। अब पानी गर्म होने से क्या होता है? पानी जब यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ की जो ठंडी वायु है वो यहाँ आने लगेगी इस गैप को भरने के लिए, और जो ही इस गैप को भरेगी तो ही यहाँ पे बरसात होने लगेगी। मतलब एल नीनो में क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी दक्षिणी अमेरिका में गिरेगा, मतलब पेरू के फील्ड में गिरेगा, क्योंकि ये यहाँ पे पेरू है। सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी ज्योग्राफी में एक ये बड़ी क्लास होती है। ठीक है, अभी बस मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी गिरेगा। अब पानी जब यहाँ गिरेगा तो आप मुझे बताइए, इधर वाला क्षेत्र सूखा रहेगा या गीला रहेगा? ये जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, हम कहेंगे सर ये सूखा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बरसात नहीं होगी, यहाँ पानी नहीं होगा, तो जब यहाँ पानी नहीं आएगा तो यहाँ भी पानी नहीं आएगा। मतलब एल नीनो भारत के मानसून को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक है, सूखेपन की स्थिति लाएगा। लेकिन ला नीना क्या करेगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ला नीना में ये वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा और पूरा पानी इधर खींचा चला आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ पे खींच लिया जाएगा दक्षिणी दोलन के रूप में, और फिर यहाँ से सीधे पूरा मौसम मानसून के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ला नीना क्या करेगा? ईस्ट एशिया में या दक्षिण एशिया में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर बारिश कराएगा, और पेरू या कहें दक्षिणी अमेरिका में सूखेपन की स्थिति लाएगा। तो दोनों अपोजिट हैं। समझ गए मेरी बातें? हाँ सर समझ गए, यही आपको बस समझाना है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक है, कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि जल के द्वारा या भूमि के द्वारा, जल का मतलब महासागरों के द्वारा या भूमि के द्वारा कार्बन को सोख लेना। ठीक है, स्पंज कर लेना। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। लिखा है ना दक्षिण एशिया में, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कई बार उसको दक्षिण अमेरिका दिमाग में आने लगता है, तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप भूलना नहीं, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है,
ये भी आपको नहीं याद रखना है कि क्या है क्या नहीं है, एनडीसी क्या है क्या नहीं। बाकी आपको एक ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के बारे में पता हो कि WMO की एक रिपोर्ट है या उसका एक प्रोग्राम है, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें देश मिले हुए हैं। इसका पर्पस क्या है कि वायुमंडल, महासागर और जीवमंडल के बीच अंतःक्रियाओं को समझना, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन सब का डेटा एकत्र करना। जैसे क्या करता है, 6 वायुमंडलीय चरों पर ध्यान देता है, मतलब 6 वायुमंडल के फीचर पे। ओजोन पे देखता है कि ओजोन की क्या हालत है, यूवी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों की क्या स्थिति है, ग्रीन हाउस गैसों की क्या स्थिति है, एरोसोल की क्या स्थिति है। एरोसोल का मतलब होता है कि वायुमंडल में जल की जो संघनित बूंदें हैं उनमें धूल मिट्टी का जमा होना, या धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल, या एक तरीके से आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप में से कौन कौन बच्चे मैक्स फ्रेश मंजन करते हैं, कोलगेट का मैक्स फ्रेश, ब्लू वाला या रेड वाला। मैं वैसे ब्लू वाला करता हूँ। तो उस मंजन में आप देखना वाइट वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। या आप में से कोई भी देवी या देवता फेस वॉश लगाता होगा, ठीक है, लगाती होगी, तो क्लीन एंड क्लियर का यदि आप फेस वॉश लगाते हो तो उसमें छोटी छोटी बूंदें आती हैं, ठीक है। या अन्य फेस वॉश लगाओगे तो उनमें भी टुकड़े आते हैं। हालांकि मैं ये दोनों फेस वॉश नहीं यूज करता हूँ, ये बता दूँ पहले आपको, नहीं तो क्योंकि आपको लगेगा मैक्स फ्रेश तो यूज करते हैं, क्लीन एंड क्लियर भी यूज करते होंगे। ये तो मैं बेचता था दुकान में, तो इसलिए मुझे याद है, बेचता तो मैं इसको भी था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको एरोसोल बता दिया। तो यही कुछ ऐसा एरोसोल होता है, ठीक। बाकी आपको याद नहीं रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज हमारे मतलब काफ़ी कम आर्टिकल थे, तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब पीछे की क्लास में मतलब परसों या कहें सैटरडे को हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी इन्वायरमेंट की बॉडी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप में से कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था। हम आपको बता दें, ये बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके हेड होते प्राइम मिनिस्टर, और इसको गठित किया गया था 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 2003 में। अब बताओ, ये एक्ट के तहत गठित हुई, तो ये क्या वो कौन सी बॉडी हुई, ये स्टैचुरी बॉडी हुई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं, जो आर्टिकल में मेंशन होती हैं। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई 4 नवंबर की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में 5 नवंबर के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए। इस करंट अफेयर्स की PDF आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, श्री IAS एकेडमी के ऐप पे और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, आप श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उस ऐप में आपको वहाँ बताया गया कि नीचे व्हाट्सअप का आइकन बना हुआ है, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।